हाँ स्टार्ट किया जाए बेटा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब तक हम एक कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, वो देखा हुआ है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। अभी इसमें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, जो कैपेसिटर होता है वो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही जनरली यूज करेंगे वहां पे, तो उसका साइन ये होगा। अगर कहीं पे इस तरीके की दो पैरेलल लाइंस हैं सिस्टम में, तो हम बोलेंगे इसको कैपेसिटर है। जैसे इस तरीके का ये लगा हुआ है, एक और लग जाए यहाँ पे, तो ये पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर हो गया। अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन इसका बन सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेगा। जितना भी बनाना चाहो, जैसे भी बनाना चाहो बना लो इसको। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है ये। तो ये सब क्या है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो हमको इन्हीं का कॉम्बिनेशन देखना है, इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा। तो सीरीज और पैरेलल दो तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे, और फिर इनका मिक्स कॉम्बिनेशन भी होगा। एक ही सिस्टम में सीरीज भी हो, पैरेलल भी हो। तो वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमारा टारगेट सीखने का है। सीखने का टारगेट ये है कि ये पूरी सर्किट हो आपके पास में। इस सर्किट में इतने सारे कैपेसिटर हैं, तो इनको रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर आपको लगाना है। एक सिंगल कैपेसिटर आपको लगाना है, ये सीखना है। यानी इन सबका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, जो सीखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसको वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, दो बातें हैं यहाँ पे। सीरीज कॉम्बिनेशन C इक्वल टू क्यू बाई बी होता है। C इक्वल टू क्यू बाई बी होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे अब दो चीजें हैं आपके पास। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो Q है, एक आपका B है। तो एक अरेंजमेंट में आपका Q हर जगह सेम होगा, एक अरेंजमेंट में आपका B सेम होगा। यानी कि दो काम करने हैं। एक अरेंजमेंट में Q आपको निकालना होगा Q1 प्लस Q2 करके, और एक अरेंजमेंट में B निकालना होगा आपको B1 प्लस B2 करके। बस इसी बात को पकड़ लेना है कि किसमें Q डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें B डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जिसमें B डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें Q सेम होगा, जिसमें Q डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें B सेम होगा। तो देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक का हाथ दूसरे से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सिंगल हैंड ही कनेक्ट हुआ हो, दोनों हैंड कनेक्ट ना हुए हो। जैसे एक कैपेसिटर ये है, इसका कनेक्शन दूसरे कैपेसिटर से है, इसका कनेक्शन तीसरे कैपेसिटर से है, इसका चौथे कैपेसिटर से है, एंड सो ऑन जाकर के यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट हो जाए। आपकी बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, एंड सो ऑन आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस। ठीक है, वोल्टेज लगा करके ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया। मान सपोज कर लो कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है, ये आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे। तो अब क्या देखोगे यहाँ पे कि इस बैटरी से जो भी करंट निकल रही है, जो भी करंट यहाँ पे आई जा रही है, वो करंट हर एक में जाएगी, वही करंट हर एक में जाएगी, सेम करंट हर एक में जानी है। यानी कि जो चार्ज डेवलप होगा हर एक के ऊपर, वो सेम चार्ज होगा। क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलेगा, तो यानी उनका वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जब सेम चार्ज मिलेगा, इनको सेम चार्ज मिलेगा, तो इसका वोल्टेज V1 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V2 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V3 हो जाएगा, इसका वोल्टेज V4 हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया है कि जब चार्ज सेम हो जाता है Q Q Q, तो वोल्टेज आपका एडअप होगा, है ना।
तो टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा प्लस B4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्यू था, पूरे सिस्टम में चार्ज क्यू ही है। अब इसी का एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाए हम, और जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं, जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं जिसका कैपेसिटेंस C हो, तो इसमें भी यह करंट I ही जाएगा, यानी चार्ज Q ही जाएगा, और इसका वोल्टेज B हो जाए। तो इस वाले में इसका वोल्टेज B जो होगा, इसको इस फार्मूले से निकालें तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। B इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। और यहाँ पे हर एक B1 B2 B3 के लिए आपके पास में वैल्यू मिल जाएगी। B1 B2 B3 के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, हर एक B1 B2 B3 के लिए वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसी फार्मूले के तहत यहाँ पे निकाले हम, तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा। B2 इक्वल टू Q बाई C2 हो जाएगा। B3 इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा। B4 इक्वल टू Q बाई C4 हो जाएगा। तो आप देखो कि इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाया, तो ये बना आपका फार्मूला। जब ये अलग अलग कैपेसिटेंस है तो बी की ये वैल्यू थी। अब चूंकि सेम बैटरी लगी हुई है, तो ये दोनों इक्वेशन बी भी सेम हो जाएगा। इनको इक्वेट कर दे, तो इनको इक्वेट करें। इस इक्वेशन को चाहो तो मॉडिफाई कर लो, पहले इसको इस तरीके से लिख लो, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 प्लस Q अपान C4। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लो, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा Q बाई C, यहाँ मिल जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस Q बाई C4। ठीक है, अब देखो Q कॉमन है, निकाल लो यहाँ से। यहाँ से Q कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 बाई C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस 1 अपान C4। ठीक, कॉन्सेप्ट बस इतना सा पकड़ना है कि जब ये दोनों सीरीज में सारे कैपेसिटर्स होंगे, तो इनमें सेम करंट जाएगी, मतलब इन सब पे सेम चार्ज मिलेगा आपको, इनको सेम चार्ज मिलेगा। तो चार्ज सेम हो जाएगा, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप Q की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो C1 C2 C3 के टर्म में B1 B2 B3 आप निकाल लेंगे। इसमें Q नोन है, C1 C2 C3 C4 नोन है। इन पूरे चार कैपेसिटेंस की जगह हमने सिंगल कैपेसिटर लगाया, तो भी देखा कि ये सिस्टम बन रहा है। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्विवेलेंट हो गए, और इनको कंपेयर कर लिया तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। यानी अगर कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। नोट कर लिया। हाँ जी सर, कर लिया नोट। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हो गया। यस सर।
तो आपने देख लिया कि सीरीज में कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो जाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन का सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन का। ठीक है, एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ये डायग्राम है, ये आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराडे, ये आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराडे। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है, ये 3 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है। और ये बैटरी आपको दी हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। आपको बताना है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। फाइंड आउट द चार्ज ऑन एवरी एंड ईच कैपेसिटर। ठीक है, क्या बताना है? फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये पहला क्वेश्चन होगा। देखो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहले इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी है, देखो फार्मूला क्या होता है आपके पास फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई बी। आपको Q निकालना है, तो Q इक्वल टू C इंटू बी होगा। अब देखो, ये Q तब निकलेगा जब C इक्विवेलेंट वैल्यू पता हो, यानी इन दोनों कैपेसिटेंस की जो रिजल्टेंट वैल्यू वो पता हो। क्या C इक्विवेलेंट वैल्यू आपको पता हो तब निकाल पाएंगे। क्योंकि 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर and 3 microfarad capacitor are connected in series, therefore इनका इक्विवेलेंट C equivalent will be 1/C1 plus 1/C2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराडे प्लस 1/3 माइक्रोफैराडे, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा, माइक्रोफैराडे प्लस 2 माइक्रोफैराडे प्लस 3 इंटू 2 6 माइक्रोफैराडे इंटू माइक्रोफैराडे हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ लो तो ये बन जाएगा 5/6 माइक्रोफैराडे, 1 बाई में रहेगा। यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैराडे। एक बार C इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो यहाँ इस फार्मूले को यूज करते हुए Q निकाल लेंगे। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट 6/5 माइक्रोफैराडे, 6/5 माइक्रोफैराडे इंटू 4 वोल्ट, तो ये बन जाएगा आपका 24/5 माइक्रो कूलाम। फैराडे और वोल्ट होता तो कूलाम आता, माइक्रो लगा रह जाएगा। तो Q इक्वल टू इतना माइक्रो कूलाम हो जाएगा। चूंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों पे सेम चार्ज Q होगा, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज होगा 24/5 माइक्रो कूलाम होगा। ये आपका आंसर होगा। तो आई होप अब आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम C इक्विवेलेंट यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? Yes, sir.
हो गया बेटा? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये 4 कैपेसिटर हैं, बैटरी इसमें 2 वोल्ट की लगी हुई है। इसकी वैल्यू है 1 माइक्रो फैराडे, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो फैराडे, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रो फैराडे, इसकी वैल्यू है 4 माइक्रो फैराडे। अब आपको बताना है चार्ज ऑन इन कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब बताना है तो फार्मूला वही यूज होगा। क्या फार्मूला है आपके पास में? C इक्वल टू क्यू बाई बी फार्मूला होता है। Q निकालना है तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू बी हो जाएगा। तो अब भी पता है इसमें, अगर C इक्विवेलेंट निकल जाए तो निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर, ये कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा इनका रिजल्टेंट? C इक्विवेलेंट। तो लिखो सिंस C1, C2, C3, C4 are connected in series. So 1 upon C equivalent will be 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4। ठीक है। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, कि स्टेप और बढ़ जाएगा। चलो करके देखेंगे। तो C इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइक्रो फैराडे प्लस 1 अपॉन 2 माइक्रो फैराडे प्लस 1 अपॉन 3 माइक्रो फैराडे प्लस 1 अपॉन 4 माइक्रो फैराडे। इसको सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो इन सब का एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और टोटल डिवाइड बाई 12, नीचे माइक्रो फैराडे बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 यस सर। का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ पे 12 चूंकि बाई 1 था, यहाँ पे बाई 2 है तो 6 से, यहाँ पे बाई 3 है तो 4 से, यहाँ पे बाई 4 है तो 3 से हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 अपॉन 12 माइक्रो फैराडे। नीचे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 अपॉन 27 माइक्रो फैराडे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी छोटी होती है। ठीक है, ये C इक्विवेलेंट निकल गया आपका। अब C इक्विवेलेंट निकल गया, नाउ चार्ज निकल जाएगा। Q इक्वल टू कितना होता है? C इक्विवेलेंट 12 अपॉन 27 इंटू कितना है? 2 वोल्ट। ये किसमें आया हुआ है? माइक्रो फैराडे में। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/27 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा। यही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे होगा, हर एक कैपेसिटर पे यही चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। हेंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will be 24/27 microcoulomb। Now पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। तो B इक्वल टू फार्मूला होता है, B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? Q बाई C1 होगा।
V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C2 हो जाएगा। V3 इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा। V4 इक्वल टू Q बाई C4 हो जाएगा। देखो Q की वैल्यू सेम है, C की वैल्यू सबकी पता है, तो निकल जाएगा। तो V1 हो जाएगा 24/27 डिवाइड बाई 1, तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा। ऊपर देखो माइक्रो कूलम था, इसको डिवाइड करेंगे माइक्रो फैराडे से। किससे करेंगे, माइक्रो कूलम को माइक्रो फैराडे से डिवाइड करेंगे तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और कूलम बाई फैराडे वोल्ट बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना वोल्ट। इसी तरीके से B2 कितना हो जाएगा, ये 24/27, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप V3 और V4 निकाल सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। V3 इक्वल टू हो जाएगा, ये 24/27 है और नीचे 3 से और डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से B4 निकल जाएगा। B4 कितना हो जाएगा, 24/27 और इसको नीचे और डिवाइड करना पड़ेगा 4 वोल्ट से, इतना वोल्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है तो 6/27 हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट 2 वोल्ट मिल जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐड करोगे तो टोटल 2 वोल्ट आना चाहिए ये, ठीक। तो इस तरीके से C इक्विवेलेंट निकाल करके आप हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा, कई बार आपको सारे वोल्टेज V1 V2 V3 V4 दे देगा, आपसे बाकी चीज पूछ लेगा, कई बार C1 C2 दे करके कोई C मिस कर देगा, रिजल्टेंट दे देगा, बाकी चीजें पूछेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कैसे कर सकते हैं इनको, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है,
चलिए देखते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सिखाया था कि दो चीजें हैं, उनके दोनों हाथ आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो चीजें दोनों के हाथ जुड़े होने चाहिए। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, मान लो ये चौथा कैपेसिटर। तो क्या करना है, इन सब के हाथ एक ही पॉइंट पे जुड़ने चाहिए। ये देखो, इन दोनों के दोनों हाथ आपस में एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से नहीं। ये भी ये सब एक ही पॉइंट से ऐसे जुड़े होने चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच में जितने भी कैपेसिटर जुड़े होंगे इस तरीके से, उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में देखो ऐसे होता था, एक का हाथ एक ही से जुड़ा होता था। ठीक है, एक ही से जुड़ा होता है। देखो इसका, आप देखो ये राइट हैंड है, इसके लेफ्ट से जुड़ा है, इसका राइट इसके लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, एंड सो ऑन चलता जाता था। इसमें देखो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से जुड़ा है, इसके लेफ्ट से जुड़ा है, इसके लेफ्ट से जुड़ा है। ठीक है, राइट से जुड़ा हुआ। तो सारे कैपेसिटर के दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जब दोनों एंड जुड़े हुए हों तो उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन बनने के बाद में जो पोटेंशियल लगता है वो इन दो पॉइंट पे लगता है। कहाँ लगता है, इन दो पॉइंट पे लगता है। तो ध्यान से अगर इसको देखें, इसको विजुलाइज करें तो क्या देखेंगे, ये सारे के सारे कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के बीच है। यानी इसमें पोटेंशियल भी होगा, इसमें पोटेंशियल भी होगा, इसमें पोटेंशियल भी होगा, इसमें पोटेंशियल भी होगा। यानी पैरेलल सिस्टम में पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर पे सेम होगा। तो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 C4 है, तो निश्चित तौर पे इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, है ना। इसी को आपको एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना है, जिसमें एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है पूरे सिस्टम को, एक कैपेसिटर से पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देना है, प्लस माइनस। इसका वोल्टेज भी, जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो वोल्टेज भी यही है, इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला C इक्वल टू Q बाई B होता है, हमेशा फार्मूला यही रहेगा। C पता है, B पता है, तो यहाँ से Q निकल जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू बी, C इंटू बी, C इक्विवेलेंट इंटू बी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चार कैपेसिटर है, हर एक पे जो है अलग अलग चार्ज बनेगा। Q1 चार्ज होगा, इस पे Q2 चार्ज होगा, इस पे Q3 चार्ज होगा, इस पे Q4 चार्ज होगा। तो Q टोटल कितना हो जाएगा, Q टोटल विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा, है ना। और इस फार्मूले का यूज करते हुए हर एक Q1 को निकाल सकते हैं। Q1 कितना हो जाएगा, C1B, Q2 कितना हो जाएगा, C2B, Q3 कितना हो जाएगा, C3B, Q4 कितना हो जाएगा, C4B। Q1 Q2 Q3 Q4 की और Q की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे ला करके, ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू B, ये बन जाएगा C1B, ये बन जाएगा C2B, ये बन जाएगा C3B, ये बन जाएगा C4B। B कैंसिल आउट कर दो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 बन जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 बन जाएगा। यानी पैरेलल सिस्टम में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक का सम होगा वो। ठीक है,
अगर n कैपेसिटर ऐड करते हैं तो C इक्विवेलेंट NC के इक्वल हो जाएगा, वहां पे C बाई N के इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में अगर करें उसी चीज को। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया बेटा? यस, नो, मे बी। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, पीछे चलते हैं एक बार लौट करके, एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो ये 1 माइक्रो फैराडे, 2 का, 3 का, 4 माइक्रो फैराडे का था। ये देखो B1 आपका 24/7 आया था, B2 आपका 24/27 2 टाइम्स आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका कैपेसिटेंस जितना कम होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, यानी उसका वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका कैपेसिटेंस जितना कम उसका वोल्टेज उतना ज्यादा, क्योंकि चार्ज सब पे सेम होना है। ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल वाले में देखेंगे, अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कि यहाँ पे C इक्विवेलेंट टोटल सम हो जाता है और Q1 क्या होता है, C1B होता है। B सेम होता है तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा होगा। उसमें क्या था, जिसका कैपेसिटेंस कम होता था उसका वोल्टेज ज्यादा हो जाता था। तो इसको ध्यान रखेंगे तो कई बार ऑर्डर अरेंज करने में हेल्प करेगा हमको ये। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पैरेलल पे ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसको समराइज कर लेंगे। क्वेश्चन है, ये अलग अलग कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है, बनाने से नहीं परेशान होना है। ये ध्यान रखना कि ये एक ही पॉइंट है, इस तरीके से बना हुआ है तो भी इसको मान लेना कि एक ही पॉइंट है। ये बैटरी लगा दी गई है, ये आपको दे दिया गया 1 माइक्रो फैराडे का, ये आपको दे दिया गया है 2 माइक्रो फैराडे का, और ये आपको दे दिया गया है 2 वोल्ट की बैटरी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज across each कैपेसिटर। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो फार्मूला वही होता है, C इक्वल टू क्यू बाई बी। क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बाई बी। बी आपको दिया है, क्यू निकालना है तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू बी हो जाएगा। अब C इक्विवेलेंट निकालना, सिंस C1 एंड C2 are connected in parallel combination,
are connected in parallel combination, so C equivalent will be C1 plus C2, मतलब 1 माइक्रोफेराडे प्लस 2 माइक्रोफेराडे यानी इक्वल टू 3 माइक्रोफेराडे। अब जब इसकी वैल्यू निकल गई है तो Q की वैल्यू निकल जाएगी, Q इक्वल टू 3 माइक्रोफेराडे, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइक्रोफेराडे इंटू वोल्टेज कूलाम हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 6 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। टोटल चार्ज इतना हो गया। अब क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो ऑन ईच कैपेसिटर वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। देखो ऑन ईच कैपेसिटर पोटेंशियल आर वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट। नाउ आपको चार्ज Q1 निकालना है, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू बन जाएगा C1, ये टोटल Q निकाल लिया है आपने, है ना, टोटल Q आपने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि टोटल Q कितना आने वाला है, टोटल Q निकाल लिया है आपने, वो Q डिस्ट्रीब्यूट होगा अब आपका, ठीक है। Q1 प्लस Q2 निकाल लिया, Q1 कितना हो जाएगा आपका, बताओ जरा, C1, यहाँ से बताओ, C1 B, और Q2 कितना हो जाएगा, C2B, ठीक है। इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, निकाल लो। C1 कितना है 1 माइक्रोफेराडे, B कितना है 2 वोल्ट, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 2 2, बन जाएगा 2 माइक्रो कूलाम। इसी तरीके से ये कितना बन जाएगा, ये है 2 माइक्रोफेराडे, ये है 2 वोल्ट, ये बन जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ से Q1 प्लस Q2 को जोड़ करके चेक कर सकते हैं कि 6 माइक्रो कूलाम ही आ रहा है, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से Q1 Q2 निकाल सकते हैं, इसलिए और Q टोटल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से करके इसको निकाल सकते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। समझ में आ गया, यस सर। नोट कर लिया। नोट कर लिया, यस सर। चलिए तो क्विक समरी कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब इस तरीके से जुड़ा होगा आपका सिस्टम, और इसमें क्या होगा, चार्ज सेम होगा, चार्ज Q will be same on each capacitor। इसमें क्या होगा, वोल्टेज ये जुड़ेगा कैसे, ये ऐसे जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ा होगा। इसमें क्या होगा, वोल्टेज V will be same across each capacitor। यहाँ पे इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट 1/6
C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 एंड डॉट डॉट होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C डॉट 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 होगा, जितने भी हो सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कैपेसिटर will hold maximum charge. Smallest capacitor will hold maximum charge. यहाँ पे largest capacitor will hold चार्ज की नहीं बात थी, यहाँ तो चार्ज सेम होगा ना, पोटेंशियल की बात होगी। यहाँ will have maximum potential ना, will have maximum potential. लार्जेस्ट कैपेसिटर will hold, यहाँ पे चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, लार्जेस्ट कैपेसिटर will hold maximum charge, will have maximum charge। ठीक है, for an equivalent capacitor C equivalent will be C upon N होगा। इसके लिए for an equivalent capacitor C equivalent will be N times of C हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ बात आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेम होता है तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा। यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ पे हम Q के लिए कंक्लूड कर सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू C होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक, हो गया। यस नो मे बी बच्चों, बोलते हो? Yes, sir. हाँ, तो आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने में एनर्जी कितनी स्टोर होगी उस पे। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, क्योंकि मेन काम तो उसको एनर्जी स्टोर करना है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। बहुत सिंपल है, कोई कैपेसिटर है, अगर आपने इसको किसी बैटरी से लगा करके चार्ज किया, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं,
तो इनिशियली चार्ज कितना होगा इस पे, Q इक्वल टू 0 है। फाइनली चार्ज कितना होगा, सपोज Q चार्ज हो जाए, है ना। इनिशियली चार्ज इस पे 0 है, फाइनली चार्ज Q हो जाए, तो एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा, एवरेज चार्ज Q प्लस 0/2 यानी Q/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाए, ठीक है। एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब देखो हमको पता है वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज। ये चार्ज कौन सी, चूंकि चार्ज आपका 0 से Q गया है तो एवरेज चार्ज कितना Q/2 हो जाएगा। तो चार्ज है Q/2 और वोल्टेज है V। ये आपका वर्क डन या एनर्जी ऑन कैपेसिटर हो जाएगा, वर्क डन या एनर्जी। ये U इक्वल टू बन जाएगा 1/2 Q इंटू B। सबसे इजी तरीका है इसको ये करने का, इसको मतलब ड्राइव करने का सबसे इजी तरीका है ये, सबसे इजी फार्मूला याद करने का, U इक्वल टू हाफ QB। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, इसको करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जो DW होगा वो B इंटू DQ होगा। क्या होगा, DW इक्वल टू B इंटू DQ होगा, और B की वैल्यू होता है Q/C, Q/C इंटू DQ हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे DW को, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/C कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 से Q तक जाना है तो Q DQ हो जाएगा। ये W बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये 1/C रह जाएगा। देखो Q का इंटीग्रेशन Q²/2 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 टू Q पुटअप कर दो, यहाँ पे Q और 0 पुटअप कर दो, तो ये बन जाएगा हाफ Q²/C। क्या बन जाएगा, हाफ Q²/C। इसको लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू Q/C, और Q/C मतलब D हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 Q इंटू B। ये यही फार्मूला जो हमने यहाँ ड्राइव किया था, तो ये वही है। ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया और ये आपका रीजनिंग पे आया हुआ फार्मूला है। ठीक है, इसको आप एग्जाम में करोगे तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि सिंस we started from charge 0 and finally we have charge Q, therefore the average increase in charge is Q/2, and since this charge is accommodated or stored by capacitor at potential B, hence work done will be equal to charge into voltage। ये फार्मूला आ जाएगा। दूसरा है कि सपोज dq charge is stored by capacitor at potential B, then storing charge dq at potential B, work done will be dw equal to B into dq, and therefore total work या total charge stored on capacitor will be given by integrating this equation, and you will get this here। ठीक है, तो नोट कर लो। तो यहाँ से इसके फार्मूले U इक्वल टू मिल गया हाफ QB, ये फार्मूला यहाँ निकला हुआ था 1/2 Q²/C। ठीक है, हाफ QB Q²/C। इसका एक और फार्मूला लिखा सकता है, Q इक्वल टू CB लिख दे तो ये बन जाएगा हाफ CB², हाफ CB²। ये तीन फार्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। ये एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर होगा, व्हेन कैपेसिटर विल गेट चार्ज Q एट वोल्टेज B। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज आएगा, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा,
तो जो एनर्जी होगी वो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। अभी आगे लिखा देंगे इसको, उसको नोट करो पहले यहाँ तक, फिर आगे लिखेंगे। हो जाए तो बता देना कि हो गया। हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया. चलिए, तो हमने देखा, क्या देखा कि कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, हाफ Q इंटू बी। दूसरा फार्मूला हमने निकाला हाफ Q स्क्वायर बाई सी। तीसरा फार्मूला निकाला हमने हाफ CB स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस एनर्जी विल स्टोर, this energy will store या is stored, this energy is stored in the form of electric field, in the form of electric field between plates, between plates। ठीक है, अच्छा इसी में क्या ये एनर्जी है, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यूज करते हैं। एनर्जी डेंसिटी मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई एनर्जी की वैल्यू कितनी आई हुई है आपकी, हाफ CB स्क्वायर। इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना होगा, ये कैपेसिटर है आपका इस तरीके से, इसके बीच का डिस्टेंस D है और इस हर एक प्लेट का एरिया A है, हर एक प्लेट का एरिया A है, इसका डिस्टेंस D है ना। इसके अंदर का जो वॉल्यूम है इसके हिसाब से आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा और C की वैल्यू हमने निकाला हुआ था पीछे क्या निकाला हुआ है हमने C की वैल्यू,
कोई बताएगा हमें? वॉल्यूम आपका D इंटू ए हो जाएगा, वॉल्यूम D इंटू ए हो जाएगा, ये 1/2 CV स्क्वायर अपॉन D इंटू ए। और C की वैल्यू अगर आप चाहो तो निकाल करके रख सकते हो एप्सिलॉन A बाई डी के टर्म में। किसमें? एप्सिलॉन A बाई डी के टर्म में। देखो कितना हो जाएगा, ये 1/2 C की जगह एप्सिलॉन A बाई डी, नीचे ऑलरेडी आपका D इंटू ए है, और B, देखो B का क्या वैल्यू हो जाएगा आपको पता है, E इक्वल टू बी बाई डी होता था, है ना? तो B इक्वल टू ई इंटू डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। तो B की जगह ई इंटू डी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से। इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी बिटवीन आप कैपेसिटर या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलिए देखते हैं कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे क्या होगा। कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, उनको अलग अलग चार्ज करके कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, कनेक्टिंग कनेक्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना आपने पढ़ा हुआ वो बेसिक था। अब आगे जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा उससे आगे का है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। तो होता क्या है कि जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है उनके बीच में, कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लिख लो, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, when two conductors are connected, the charge flow from higher potential to lower potential. Plate till they reach a common potential, मतलब जब तक दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे टेम्परेचर फ्लो होता था दो चीजों के बीच में, तब तक फ्लो होता था हीट, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉमन पोटेंशियल,
कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and potential P1 is connected to another capacitor of capacitance C2 and potential B2। ठीक है, the charge flow from higher potential to lower potential and reach a common potential such that B equal to, कैसे निकालेंगे, B equal to total charge divided by total capacitance, divided by total capacitance. This can be written as total charge C1 B1 plus C2 B2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा दो कैपेसिटेंस को जोड़ने पर वो B की वैल्यू C1 B1 प्लस C2 B2 दिया जाएगा। ये Q बाई C से B निकलेगा। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे कितनी एनर्जी का लॉस होगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। पहले इतना नोट कर लो, नोट हो जाए बता देना। हो गया? यस सर, हो गया। अब देखो, लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो इसी वाले फार्मूले को यूज करेंगे, इस वाले फार्मूला लास्ट वाले को। बस इतना ध्यान रखेंगे तो ये आराम से ड्राइव हो जाएगा। तो अब डाल लो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी on connecting loss of energy on connecting two conductors। देखो, बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी, बिफोर कनेक्टिंग कितना होगा, एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग ई इनिशियल कितना होगा, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1,
and energy after connecting E final, ये हाफ, ये C इक्विवेलेंट इंटू B कॉमन इंटू बी कॉमन का स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट इंटू बी कॉमन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सी इक्विवेलेंट का मीनिंग आप पता है, C1 प्लस C2 है। अब बी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने बी कॉमन की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है आपने, तो बी कॉमन की वैल्यू कितनी है, यह C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो देखो तो ऊपर नीचे से एक C1 इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से चाहो तो कैंसिल कर लो और चाहे तो अभी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे कैंसिल आउट कर लो, चाहे इसको भी रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए देखते Yes, हैं sir. क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, C1 B1 और C2 B2, ठीक है। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई विल बी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या क्योंकि लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये एनर्जी ज़्यादा है, ये कम है, तो बेहतर होगा हम ई इनिशियल माइनस ई फाइनल निकालें, लॉस निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हाफ 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 है, हाफ पूरे में से कॉमन हो जाएगा, दोनों में से हाफ कॉमन हो जाएगा, तो हाफ को सबसे पहले कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, ठीक है। C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है आपको, किसको माइनस करना है, इस वाले पूरे टर्म को, क्या है ये है C1 B1 C2 B2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 बचेगा, ठीक है। एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, ऊपर C1 C2 हो जाएगा, नीचे C1 प्लस C2 हो जाएगा, इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना एनर्जी का लॉस होगा आपका, ठीक है। अब देखो P1 माइनस B2 की कुछ भी वैल्यू आए, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, C1 C2 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, यानी डेल्टा ई यानी EI माइनस EF पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी लॉस होगी ही होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो उसकी वैल्यू इतनी होगी, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. नोट कर लिया। चलिए एक नया चीज सीखते हैं, उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ना होता है हमको, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, बट चूंकि अभी क्वेश्चन कुछ कभी कभी आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे भी, तो उसको देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या नाम है इसका, WHEAT व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें खासियत क्या होती है, ये ब्रिज इस तरीके से बनता है,
ये ब्रिज इस तरीके से होता है, ये ब्रिज इस तरीके से होता है। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बनता है इस तरीके से भी, एग्जाम में ज्यादातर ये वाला मिलेगा आपको। नाम दे दो, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, उसका नाम C5 होता है। ये इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाएगा जा करके। थोड़ी सी गलती, इसको सही कर लो। और एक इनके बीच में कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से आकर के C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, C5। ये कॉम्बिनेशन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। इसको आप बनाओगे तो ये इस तरीके से ऐसे ही बन जाएगा। देखो कैसे, C1 कनेक्टेड है C2 से, देखो C1 कनेक्टेड है C2 से, C1 कनेक्टेड है C5 से, C1 कनेक्टेड है C5 से, C3 कनेक्टेड है C4 से, C3 कनेक्टेड है C4 से, C3 कनेक्टेड है C5 से। तो ये सेम कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? इस कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है कि इफ C1 अपान C2 का जो रेशियो है ये इक्वल टू C3 अपान C4 के रेशियो के इक्वल हो जाए, अगर C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 हो जाए तो क्या होता है, C5 से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, इफ दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड then let's say this is point Q, this is point S। तो जब ये कंडीशन होगी तो Q और S का जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा और C5 से कोई करंट पास नहीं करेगा। देन पोटेंशियल, अच्छा यहाँ पे C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? ब्रिज इज बैलेंस्ड या व्हीट स्टोन कंडीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देन पोटेंशियल एट Q and S, the potential at Q and S, P R कर दो इसको, Q and S, the potential at Q and S will be equal, hence potential difference or potential across C5 is 0 and therefore it does not carry
any charge, therefore it does not carry any charge। मीनिंग ये हुआ कि ये वाला कैपेसिटर आपके सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होगा तो इस वाले को हम ऐसे मानेंगे जैसे है ही नहीं है। ठीक है, इन दिस वे it is not participating in storage of charge। So it can be omitted for further calculation। It can be omitted for further calculation। ठीक है, और जो कैलकुलेशन करेंगे वो C1, C2, C3 और C4 पे ही करेंगे। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस सिस्टम। C1, C2, C3, C4, यानी C1, C2 सीरीज में, C3, C4 सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन आगे चल करके पैरेलल में जुड़ जाएगा। यानी C5 को हटा दें तो भी कोई समस्या नहीं है। इस वाले को देखें तो इस वाले का इक्विवेलेंस इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको मान लो ये है ही नहीं, यहाँ से क्या है, ये है ही नहीं, तो इसको भी बनाओगे तो बिल्कुल ये यही सिस्टम बन जाएगा। ये देखो ऐसे बन जाएगा। ये C1 आगे चल करके लाके जोड़ देना है C2 से, ये C3 आगे चल के जाके C4 से जोड़ देना है। अब बीच का कुछ है ही नहीं, सिस्टम तो हट जाएगा। तो अब ये दोनों सेम बन गए। तो ध्यान रखना, चाहे इस तरीके से जुड़ा हुआ मिले आपको, चाहे इस तरीके से मिले, अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, ठीक है, तो आपको C5 को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड ब्रिज। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो C5 इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 नहीं है तो बैलेंस ब्रिज नहीं होगा, फिर C5 इन्वॉल्व होगा। ठीक है।